परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुपदं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, हमारे साथ दिल्ली से सविता जी जैन जुड़ चुकी है और आज हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताने वाली है। पिछले सप्ताह हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाना था और आज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जानेंगे। ब्लड सर्कुलेशन तंत्र कैसे काम करता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ में हम प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सविता जी आपको मंत्र समर्पित करता हूं, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। ओवर टू यू। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाना और आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये दोनों के दोनों सिस्टम्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जो हमने श्वास लिया वो श्वास से जो हमें ऑक्सीजन मिली उसी ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाना, ये हमने रेस्पिरेटरी में जाना था। अब उसको एक एक सेल तक कैसे पहुंचाना है, कौन पहुंचाता है, ये काम है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो एक मिनट, सर्कुलेटरी सिस्टम। और वैसे तो हमने सबको पता है कि हार्ट है हमारा, दिन भर काम करता रहता है। किस तरह से काम करता है, क्या क्या काम है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और ये तो हम जानते ही हैं कि सारा दिन पंप करते हैं तभी हमारा शरीर काम करता है, और जैसे ही पंपिंग रुक जाती है या उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो किस तरह हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो हार्ट इज द मेन डिवाइस। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट है, हम सब जानते हैं। यस और नो? इनफैक्ट यस। हाँ, तो हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हार्ट काम किस किस के थ्रू करता है? हार्ट ने क्या करना होता है? ब्लड को भेजना होता है ईच एंड एवरी सेल तक। अब वो किसके थ्रू भेजता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो एक तरह से 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। हार्ट, जिसने कि रक्त को एक एक सेल तक पहुंचाना है, किसके थ्रू? वेसल्स के थ्रू। रक्त वाहिनियां जो होती हैं उनके माध्यम से ब्लड एक एक कोशिका तक पहुंचता है। अब ये ब्लड में होता क्या है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं
जितने भी इवन हार्मोन से सिक्रीशंस निकलते हैं, जो हार्मोन्स के स्राव हैं, या ऑक्सीजन है, मतलब भोजन से हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, हार्मोन्स मिले, हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है, और श्वास से हमें ऑक्सीजन मिली, इन सब को एक एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है रक्त। रक्त के थ्रू ही जितना भी प्रोसेस चलता है एक एक सेल तक पहुंचाने का, और वहां से जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ वो लेकर आना, मींस पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है रक्त परिसंचरण तंत्र। पूरा लेके गया, और वेस्ट मटेरियल में क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, जो भी वहां पे बना उसको किडनीज तक पहुंचाना, लिवर तक पहुंचाना, लंग्स तक पहुंचाना, पहुंचा के फिर शरीर से एक्सक्रीशन का काम लंग्स ने किया, किडनीज ने किया, लिवर ने किया। तो इस तरह से हार्ट पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है शरीर के भीतर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से हमने जाना था कि किस तरह से श्वास लंग्स तक गया, और लंग्स के बाद एक एक सेल तक गया, और इन सब को पहुंचाने का काम किया हार्ट ने। तो अब जैसे हमने जाना कि तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हम इसको बहुत धीरे धीरे और एक ही चीज को थोड़ा एक या दो बार रिपीट करके चलेंगे, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम एक तरह से कहने को सबसे मुश्किल सिस्टम हो जाता है समझने के लिए। तो जहां कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, आप चाहे तो साथ के साथ भी पूछ सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट दो हिस्से, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ब्लड तो है ही, उसको तो पहुंचाना है, उसको तो हम सब जानते हैं। तो अब ये ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये इसके पहले इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम जान लेते हैं। ज्यादा आसान है, ब्लड वेसल्स को पहले समझ लें। वेसल्स लाइक एक तरफ से जाती हैं और एक तरफ से आती हैं। तो जो लेकर जाती हैं उनको बोलते हैं आर्टरीज, और जो लेकर आती हैं उन्हें बोलते हैं वेन्स। सिंपल, मतलब ये दो नाम हुए, आर्टरीज और वेन्स, जिसे कि कहते हैं धमनियां। जो लेकर गई वो हुई धमनियां, और जो लेकर आई उनको बोल देते हैं नसें, शिराएं, जो ब्लू ब्लू होती हैं, लाइक डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हमारी लेकर आती हैं वेन्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो न्यूट्रिएंट्स लेकर जाती है उनको बोलते हैं आर्टरीज। आई होप ये बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा कि लेकर जाने वाली जो नसें हैं, नाड़ियां हैं, वो हैं आर्टरीज, जिनमें ऑक्सीजनेटेड रक्त जाता है। और जो वापस लेकर आती हैं वो हैं वेन्स, जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। तो कई बार नीली नीली नसें जो हमारी नजर आती हैं वो सारी की सारी वेन्स ही हैं। अब इसके बाद ये जो सेल्स तक पहुंचती हैं, कैपिलरीज, पूरा जाल बिछा हुआ है, उनके थ्रू ये वहां पर बिल्कुल चिपकी हुई रहती हैं, सेल्स तक जाती हैं, पूरा जाल बिछा हुआ है, वहीं से वो न्यूट्रिएंट्स उसी तरह से गए और वेस्ट मटेरियल बाहर आया। तो ये ब्लड वेसल्स हुए। अब अगर हार्ट के बारे में जाने, हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। चार चैम्बर मींस लेफ्ट और राइट भी होंगे, ऊपर और नीचे भी होंगे। तो हार्ट को चार हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब लेफ्ट ले और राइट ले, ऊपर का ले और नीचे का ले। पहले हम ऊपर की बात करते हैं। ऊपर मींस ए, एट्रियम। दोनों ऊपर के जो हिस्से हैं उनको कहा जाता है एट्रियम, और हिंदी में कहा जाता है अलिंद। ऊपर मीन्स ए एंड अ, इस तरह से भी याद रखना
आसान हो जाएगा। फर्स्ट अल्फाबेट सबसे ऊपर आ गया, भी सबसे ऊपर आ गया, और ऊपर के जो हार्ट के हिस्से हो गए उनको बोला जाता है एट्रियम। एट्रियम मीन्स एक राइट एट्रियम हो गया, एक लेफ्ट एट्रियम हो गया। नीचे जो हो गए वो हो गए वेंट्रिकल। दोनों ही हिस्से वेंट्रिकल हैं, जिनको कहा जाता है निलय, आलिंद एंड निलय, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट पहले हमें समझना है। फिर से मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। हार्ट के 4 चैम्बर्स सब सुनते हैं हम, ऊपर राइट एंड लेफ्ट 2, नीचे भी 2 राइट एंड लेफ्ट। ऊपर के हो गए एट्रियम्स, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। नीचे के हो गए वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आगे बढ़ें। अब ये किस तरह से काम करते हैं? लंग्स ने ऑक्सीजन ली, अब इसमें 2 नाड़ियां और कविता नसें। जी, कविता जी, हाँ जी, एक बार पीछे का वापस कर लीजिए ना, बैक। और इसमें आर्टरीज के नीचे जो बताया है कैपिलरीज, कैपिलरीज। उसके बारे में बताया कि आपने क्या समझ, वो नहीं क्लियर हुआ। ओके, ब्लड वेसल के नीचे आर्टरीज और वेन्स, उसमें जो कैपिलरीज है उसका क्या रोल है? कैपिलरीज जो है, लाइक जैसे सेल्स, मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद ये जो कैपिलरीज मींस बिल्कुल छोटी छोटी नसें, एक तरह से जाल कह लो, कि आगे जाके वो बिखर जाती हैं। आर्टरीज हुई, लंबी लंबी जा रही हैं हमारे शरीर में। आर्टरीज के एंड में, और इसकी अभी हम आगे आगे इमेजेस देखेंगे, थोड़ी सी उन इमेजेस को देखते हुए भी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वो पूरे जाल की तरफ फैल जाती हैं, एक एक सेल तक जाती हैं। ठीक है, फिर से। जैसे होता है ना कि लाइट एक पावर हाउस है, वहां से तारे निकली, बड़ी बड़ी तारों में से आया, फिर हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते पतली तारें होती चली जाती हैं, और फिर जब एक एक स्विच बोर्ड में वो तारें जाती हैं तो और पतली होती चली जाती हैं। राइट राइट। वही चीज है कि चला तो एक मोटा वाला हमारा ऊपर से आर्टरी या वेन चल रही है, फिर वो धीरे धीरे छोटी छोटी में बिखरी और आगे जाके और छोटी छोटी में बिखर गई, जहाँ की यस, पूरा जाल बिछा हुआ है। थैंक यू। ठीक है, तो उस यस, तरह वो कैपिलरीज एक एक सेल तक, मतलब एक एक स्विच बोर्ड तक वो तारे पहुंच रही हैं। थैंक यू। ओके, तो अब ये आगे किस तरह से काम करती है? एक हमने जाना आर्टरीज और एक जाना वेन्स। मतलब आर्टरीज जो है वो हमने देखा कि हमारा प्यूरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही हैं। वेन्स जो हैं डीऑक्सीजनेटेड लेकर वापस आ रही है। तो एक तरह से वेन्स हो गई सारी की सारी ब्लू, और आर्टरीज हो गई सारी की सारी रेड, क्योंकि रेड इज ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड इज ब्लू। मतलब उसमें टॉक्सिन्स आ गए हैं शरीर के, जिनको कि वो लेकर बाहर आएंगे। तो अब लंग्स से, और यहाँ पे सिर्फ एक कंफ्यूजन होती है कि वैसे तो आर्टरीज जा रही हैं और लेके वेन्स आती हैं, लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी और एक पल्मोनरी वेन होती है जो कि ऑपोजिट काम करती है। ऑपोजिट मीन्स पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। बस एक यहाँ पे नाम इज अल्टीमेटली नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट एक फंडा भी अगर हमारे समझ में आ जाता है तो उसी के थ्रू हमें आगे बढ़ना है। अब लंग्स से जो कनेक्ट होती है हार्ट को, उसको कहा जाता है पल्मोनरी वेन, क्योंकि दोनों में भी आपस में एक कनेक्शन है जिसके थ्रू सारे के सारा सर्कुलेशन आगे बढ़ता है। तो अब जब वो पल्मोनरी वेन से हार्ट में जो ब्लड गया, पहले वो लेफ्ट साइड में जाता है, जो जाने का काम है वो इज थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट।
तो सबसे ऊपर एट्रियम, एट्रियम में गया, लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू एट्रियम में गया, एट्रियम से नीचे की ओर वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से वो पूरे शरीर में यानी एक एक सेल में जाता है। अगर उसका भी नाम याद रखना हो तो वहां पे भी एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा प्रोसेस चलता है वो चलता है एरोटा के थ्रू, एरोटा एयोटा कुछ भी उसको कहा जाता है। तो ये नाम कई बार जिनको जब घर में हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है और ये सब डिस्कशंस की जाती हैं तो ये नाम ज्यादातर सुनने में आते हैं। एरोटा होती है, वेना कावा होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होती है, तब वो कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये इजीली मैनेज हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा समझना मुश्किल हो सकता है। बट अगर इन इमेजेस को और इन ट्रैक्स को अगर हम अपने माइंड में एक बार दो बार सुन के देख के सेट कर लेते हैं तो ये चीजें भी बहुत इजीली मैनेज होना शुरू हो जाती हैं। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को आई एग्री समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी करते करते समझ में आ जाता है। फॉरगेट अबाउट पल्मोनरी वेन एंड एरोटा, जस्ट टेक अबाउट लंग्स एंड हार्ट, कि अब लंग से कहीं ना कहीं तो कोई कनेक्शन होगा ना जिससे कि वो हार्ट में जाएगा। हार्ट के 4 चैम्बर्स हमने जाने, अब लंग से जो हार्ट में जा रहा है वो गया पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो आप सुन रहे हो ना उसको अपने ऊपर इमेजिन करना शुरू करें तो वो याद रखना समझना बहुत आसान हो जाता है कि हार्ट के हमारे 4 चैम्बर्स, सबसे ऊपर एट्रियम में गया, वहीं से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से बॉडी में जा रहा है। वहां पे जाने से पहले लाइक अब तारे जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एरोटा, एरोटा से वो पूरे शरीर में गया। और इसको थोड़ा डिटेल में कमिंग स्लाइड्स में जानेंगे, बट पहले बड़े बड़े पार्ट्स को जान लेते हैं फिर छोटे छोटे पार्ट्स पे जाएंगे। लंग से पल्मोनरी वेन, एट्रियम, वेंट्रिकल, एरोटा, गोइंग टू द बॉडी। अब बॉडी से उसको वापस आना है, वापस आते हुए भी वेना केवा पहले ऊपर ही आएगा, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो कि वापस लंग्स में पहुंचा दी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक दो बार सुनकर समझकर रियलाइज कर कि ऊपर से लेफ्ट एट्रियम से ऊपर के हार्ट के चैम्बर से लेफ्ट साइड से नीचे के चैम्बर में गया, नीचे के चैम्बर से एरोटा से होता हुआ बॉडी में गया, बॉडी मीन्स एक एक सेल तक गया, सेल से वापस आना शुरू हुआ तो वेना केवा, वेना केवा ने वापस राइट एट्रियम में डाला, हार्ट के ही ऊपर के चैम्बर में डाला, ऊपर के चैम्बर से नीचे के चैम्बर में, अब नीचे के चैम्बर से वापस लंग्स में आएगा, लंग्स में इट इज कमिंग थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये हुए एक तरह से मेन ऑर्गन्स जहां से हार्ट और लंग्स के भीतर का कनेक्शन कि किस तरह वो सर्कुलेट किया। और अब अगर जाने, एक तो हुआ हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, क्योंकि लंग्स और हार्ट का भी तो अपना कनेक्शन है तभी तो पूरी बॉडी में जा रहा है, और फिर हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में गया। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमने दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया था कि नाक से लेकर, अभी मैंने वो दिखाया भी था, फिर से बता देती हूँ, ये दो हिस्सों में था। एक तो हुआ नाक से लेकर लंग्स तक गया, फिर लंग्स से लेकर पूरी बॉडी में गया। तो जब ये प्रोसेस तो हम इजीली समझ लेते हैं कि नाक से लंग्स तक गया, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल देते हैं, और लंग्स से अंदर एक एक सेल तक गया, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। अब अगर हम हार्ट से भी रिलेटेड देखें तो उसमें भी इसी तरह दो टाइप के सर्कुलेशन में डिवाइड कर दिया जाता है, pulmonary circulation and systemic circulation.
pulmonary means heart to lungs and lungs to heart, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेकर आता है। और अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन को अगर समझें तो पूरे शरीर में जो ट्रांसपोर्ट किया ब्लड को, उसको बोल देते हैं कि अब वो हार्ट से दूर जा रहा है, मतलब पूरी बॉडी में फैल रहा है, तो इसलिए उसको बोल देते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी। बॉडी तो पूरी है हमारी, हार्ट से काफी डिस्टेंस तक, अब पैर के अंगूठे तक जाना है तो बहुत दूर तक जा रही है, दैट्स व्हाई अवे फ्रॉम द बॉडी। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये हमारे दो हिस्से इस तरह से बने। अगेन नो नीड कि हमें बहुत अच्छे से इसको मैनेज करना है, एक दो बार पढ़ोगे, एक दो बार सुनोगे, ये कॉन्सेप्ट्स अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। और जैसे मैंने बताया भी कि सबसे जो मुश्किल और सबसे ज्यादा पार्ट्स ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम में ही यूज होते हैं। तो वर्ड्स एंड नेम्स डजंट मैटर, इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से काम करते हैं। अब वही चीजें और थोड़ी डिटेल में है, वही प्रोसेस। अभी हमने एट्रियम, वेंट्रिकल, अयोटा, वेना केवा, इनका समझा। अब अगर उन्हीं को देखें, जैसे कैपिलरीज तक हम कैसे पहुंच रहे हैं, उसके ऊपर आते हैं, किस तरह वो बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। ऑक्सीजन ली, ये हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन नाक के थ्रू अंदर गई, लंग्स तक पहुंची, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में गई। ऊपर का हिस्सा लेफ्ट एट्रियम, नीचे का हिस्सा लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से अरोटा के थ्रू अब वो छोटी छोटी आगे जो होते हैं, जैसे पावर हाउस से लाइट निकली और वहां से अब वो छोटा पावर हाउस, वहां से घरों में गई, घरों का जो बॉक्स होता है वहां से बहुत सारी तारें निकली, स्विच बोर्ड यानी सेल्स तक हमने उसको पहुंचाना है। अरोटा, आर्टरीज के थ्रू कैपिलरीज, कैपिलरीज मीन्स पूरा जाल बिखर गया जो कि एक एक स्विच बोर्ड तक पहुंच रहा है, मीन्स सेल तक पहुंचा। इसकी भी अभी इमेज देखेंगे, जब इमेज को देखेंगे तो और अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन ली, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटा, आर्टरीज, कैपिलरीज, एक एक सेल। अब यहां सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन पहुंचा दी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, वहां से वेस्ट मटेरियल लिया, अब वापस आना है। मतलब रेड जो हमारी थी आर्टरीज, उनके थ्रू एक एक सेल में गया, एक एक सेल से डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लिया, वापस उसी ट्रैक से आ रहे हैं, मींस कैपिलरीज। अब जो रेड थी वो आर्टरीज थी, अब वो ब्लू डीऑक्सीजनेटेड हो गई है तो वो वेन्स बन गई है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए, समझने के लिए अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं। जैसे मेरा नाम सविता रखा, आपका नाम रीटा रखा, ताकि हम अगर बुलाते हैं तो समझ सके कि उसी को बुलाया है। तो इसी तरह उनका नाम अलग हो गया कि अब वो डीऑक्सीजनेटेड हुई तो वो वेन्स बन गई हैं। वेन्स से एक बड़ी नाड़ी, एक बड़ी जो हमारी शिरा है वेना कवा, उसके थ्रू राइट एट्रियम ऊपर से ही नीचे जाएगा, मतलब नीचे से चाहे फ्लो आ रहा है लेकिन उसको हम नीचे से नहीं ले रहे हैं, ऊपर से राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया और फिर लंग्स में आएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब इनके बीच में वॉल्व्स होते हैं, लाइक ऊपर एट्रियम से नीचे एट्रियम में गया, वहां पे एक वॉल्व होता है, वो खुलता है तो वो नीचे जाएगा। ऐसे ही राइट में एट्रियम और वेंट्रिकल में एक वॉल्व होता है, वो खुलेगा तो फिर नीचे जाएगा।
जैसे भोजन नली में हम इजीली समझ पाते हैं कि वो फ्लैप होता है, वो फ्लैप हटा तो फूड नीचे गया, वो फ्लैप हटा तो ऑक्सीजन नीचे गई। तो इसी तरह हार्ट के चैम्बर्स में भी बीच में वॉल्व होते हैं, उनके भी नाम होते हैं। अगेन नाम याद रखना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, हालांकि मैंने इसमें लिखे हुए हैं नाम, याद हो जाए वेल एंड गुड, डजेंट मैटर। लेफ्ट एट्रियम से राइट, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया तो उसको बोलते हैं बिकस्पिड, बाइकस्पिड। और एरोटिक वॉल्व लेफ्ट से एरोटा में गया, वही जिसमें बोल रही हूँ नाम डजेंट मैटर, बस वो गया। बस पता होना चाहिए कि वहां पे वॉल्व होते हैं, जैसे ही वो जाता है वॉल्व बंद हो जाते हैं। एंड जब हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट हम सब समझते हैं, सुनते हैं, उसको इमेजिन कर पाते हैं। जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तब वो एक तरह से बीट करते हैं एंड रिलैक्सेशन, जब वो चला जाता है उसके बाद वो रिलैक्सेशन की फॉर्म में आ जाता है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि प्राणायाम आसन कुछ भी किया उसके बाद रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वही प्रोसेस चलता है। इसीलिए क्योंकि उसने भी आराम किया, हार्ट ने आराम किया, तभी बॉडी काम कर पा रही है। तो वही इंपॉर्टेंस अगर हम काम कर रहे हैं, साथ के साथ रिलैक्सेशन करना भी बहुत जरूरी है। अब ये सबसे ऊपर है हमारे लंग्स और ये है हमारी बॉडी। अब लंग्स यहाँ पे भी देखा जाए तो पूरा जाल बिछा हुआ है, यहाँ पे भी देखा जाए तो पूरा जाल बिछा हुआ है कैपिलरीज का। ये है, ये छोटी छोटी जो जाल बिछा हुआ है जो डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है, दैट इज कैपिलरीज। अब लंग से भी ये निकला पल्मोनरी वेन, जाके हमारे हार्ट को मिला सबसे ऊपर लेफ्ट एट्रियम, रेड इज प्यूरिफाइड, और वहीं से नीचे गया लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा, ये बड़ी सी जो है इसके थ्रू कैपिलरीज जो कि एक एक सेल यानी बॉडी में गया। चीज सेम रिपीट हो रही है बट अलग अलग ढंग से रिपीट हो रही है, तो वो हमें समझ में आनी थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब यहीं से डीऑक्सीजनेटेड कैपिलरीज वेने केवा से राइट वेंट्रिकल एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया। और ये एरोस के थ्रू देखोगे तो ये पूरी का पूरा समझा भी रहा है कि कैसे गया। तो जब राइट वेंट्रिकल में गया, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वापस लंग्स में आ गया। आई होप इस इमेज से भी काफी कुछ क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से काम करता है हमारा हार्ट। तो इनफैक्ट ये ही है थोड़ा सा जो समझने का प्रोसेस था, और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर इमेज के थ्रू वर्ड्स के थ्रू क्लियर हुआ है देन इट्स ओके, और कहीं पे क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क एनी। देखिए साइंटिफिक एस्पेक्ट्स इसीलिए लिए जाते हैं कि जब हम साइंटिफिक वे में हर चीज को समझ लेते हैं, इमेजिन कर पाते हैं ध्यान के बाद। यस मधु जी बताइए, और अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैंने पूछना था, पहले तो आप बहुत अच्छा बताई, समझाई भी बहुत अच्छा है। मेरा एक प्रश्न है कि जब हम ब्लड गैस चेक करना होता है कि हमारे ब्लड में कितना कार्बन है, तो अरोटा वेन से ब्लड लिया जाता है, पर अरोटा वेन में तो प्योर ब्लड होता है, आपने जैसे बताया अरोटा ब्लड, तो फिर वो कैसे पता चलता है कि उसमें कार्बन कितना है? ये तो देखिए मेडिकल टेस्ट जो होंगे वो उनके पीबीसी। थ्रू पता लगेगा। हमारे लिए तो एक सिंपल सा प्रोसेस ये है कि हम लंबा सांस लें और लंबा सांस छोड़ें, एंड अगर हमारे लिए पॉसिबल है हम होल्ड कर सकें। अगर हम अंदर सांस लेते हैं मतलब इनहेल करने के बाद रोकते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समय मिल जाता है।
कि वो एक एक सेल में गया, वो इतना लंबा हमारा ट्रैक है, वहां तक गया और हमने रोका अपने आप को तो एक्सचेंज हुआ, और जब बाहर निकाला तो डीऑक्सीजनेटेड ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल सके, इसलिए बाहर होल्ड किया जाता। और दूसरा, समझ गई है ना, समझ गई। कितना है क्या दूसरा, है। पल्मनरी वेन का जो आपने बताया, पल्मनरी वेन, वो अ, कौन सा ब्लड लेके जाएगी? गंदा वाला? पल्मनरी आर्टरीज जो हुई, अदरवाइज अच्छा वाला ब्लड पूरी हम्म, बॉडी में जो हम्म, है अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा हम्म, रही, हम्म, लेकिन पल्मनरी आर्टरी जो हुई वो डीऑक्सीजनेटेड लेके आ, समझ। सिर्फ पल्मनरी में ऑपोजिट हो जाता है, मतलब ठीक। आर्टरीज आर ऑक्सीजनेटेड, पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड, ऐसी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड बट पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड। थैंक यू, थैंक ठीक है, तो बस वो नाम थोड़े हो जाते हैं, लेकिन एक दो बार सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो, और जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बट करते करते हर चीज प्रैक्टिस के साथ हमारे लिए इजी होती चली जाती। तो अब इसका ध्यान में क्या फायदा है, इतना सारा, लाइक जैसे साइंटिफिक मेडिटेशन करवाया जाता है, जवेरी जी करवाते हैं, या अनिर्बल सर इतनी सारी साइंटिफिक एस्पेक्ट से रिलेटेड या थियोरी सेशंस रखते हैं, क्यों? अब ये क्योंकि अल्टीमेटली इनका ध्यान से क्या कनेक्शन है, ध्यान में हमें किस तरह से हेल्पफुल रहेंगे। अब शरीर प्रेक्षा करवाई जाती है जब हमें उसी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अब मान लो हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अब अगर हम उनके हिस्सों को जानते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्सों को जानते हैं, उस एक एक हिस्से पर रुकते हैं, प्रेक्षा करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा शरीर प्रेक्षा हम कर रहे हैं आजकल। अब अगर हम नॉर्मल हैं तो हमने नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर की एक साथ प्रेक्षा की, इट्स फाइन, लेकिन जब हमारे रोग हैं, हम उन्हीं पर्टिकुलर एरियाज पर रुकते हैं, ज्यादा समय देते हैं, तो एनर्जी मिलती है। व्हाट इज एनर्जी? वहां पे ऑक्सीजन का फ्लो ज्यादा हो जाता है, रक्त का प्रवाह ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है। वहां पे हम रुकते हैं तो वो एनर्जी का ही फ्लो उन ऑर्गन्स को हील करना शुरू कर देता है। अब हार्ट के बारे में डॉक्टर्स हमें खूब बताते हैं, 4 चैम्बर्स हैं, एरोटा है, वेना केवा है, लेकिन हमें नहीं पता होता है, हम सुनते हैं हाँ होगा, होता है, होता ही है। तो हमें उसकी थोड़ी थोड़ी लोकेशंस पता लगी, जब हमें उनकी लोकेशंस पता लगती हैं और हम उन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं कि हाँ यहाँ से ऐसे ब्लड गया, पूरे शरीर में गया, फिर वहां से आ रहा है, आके फिर वो ऊपर गिरा, एट्रियम से फिर से नीचे वेंट्रिकल में गया और वो लंग्स में आया, तो उस तरह से थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज करना शुरू करते हैं, तो हार्ट के मसल्स हमारे स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं। एंड हार्ट इज द मेन वाइटल ऑर्गन जो कि पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। तो जब न्यूट्रिएंट्स सही ढंग से पूरे शरीर में पहुंचने शुरू हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी होती चली। तो साइंटिफिक मेडिटेशन का भी यही प्रोसेस है कि हम एक एक ऑर्गन पर ही अपना पूरा ध्यान दें। तो आज का जो हम ध्यान भी करेंगे उसमें मेनली रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के ही ऑर्गन्स को देखते हुए ध्यान करना है, ताकि यही दोनों, और जैसे मैंने बताया अभी कि ये दोनों के दोनों इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं, तो उन्हीं सिस्टम्स को देखते हुए हम अभी शरीर प्रेक्षा करेंगे। शरीर प्रेक्षा इज कंप्लीट, लेकिन हम ये कंप्लीट में ना जाके, लेकिन इन दोनों ऑर्गन्स पे ही, लंग्स एंड हार्ट के प्रोसेस को ही
डिटेल में करते हुए शरीर पृच्छा का प्रयोग अभी हम करेंगे। तैयार हो जाए। एक अपन ने बार थोड़ी अपन ने रक्त परिसंचरण देख लिया है, परंतु रेस्पिरेटरी नहीं देखा है ना अभी अपने सिस्टम। रेस्पिरेटरी हमने इससे पिछले वाले वीक में डिस्कस किया था। अच्छा, शायद पिछली बार मैं नहीं थी, राइट, मैं जयपुर थी, राइट राइट। ओके, मैं ठीक भी है। देखोगे, वीडियो देखोगे, थैंक यू। ठीक है, तो एक बार पूरी तरह से शरीर की अकड़न जकड़न निकाल दे, हर डायरेक्शन में अपने आप को पूरा स्ट्रेच कर ले, आगे पीछे ऊपर नीचे एंड इवन ट्विस्टिंग अ बिट। जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके आसन का चुनाव, हाथों की मुद्रा भी इन अ कंफर्टेबल वे। इवन जैसे एक होता है कि मुद्रा अगर हम बना लेते हैं, मुद्रा बना के बाद में हाथ खुल भी जाते हैं, इट्स फाइन। वीतराग मुद्रा रखते हैं तो वो इजीली मैनेज भी हो जाती है। हम क्रॉस भी कर सकते हो, बट वीतराग मुद्रा में ज्यादातर एक के ऊपर एक रखने को कहा जाता है, बट सभी मुद्राएं सही, और एक के ऊपर रखते हैं तो भी कंफर्ट आ जाता है। कमर और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। ढीला छोड़ दें पूरे शरीर को। 3 बार महाप्राण ध्वनि श्वास लें। श्वास। श्वास। शांत। प्रकंपनों का अनुभव। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। रिलैक्स्ड, शांत, स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त, स्टैचू की तरह फील करें। पूरा शरीर बाहर से अंदर तक, एक एक सेल, रोम रोम शिथिल हो गया है। शिथिलता का अनुभव भीतर तक, मसल्स, हड्डियां, जॉइंट्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। धीरे धीरे लंबा श्वास ले, नाक से होता हुआ लंग्स तक, पूरे लंग्स का एक्सपेंशन, डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स, हस्टली। छोड़ें। अब श्वास लेते हुए हार्ट के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। बोलने में समय लग सकता है, लेकिन उसको विजुअलाइज करें।
लंग से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे पूरे शरीर तक, एक एक सेल तक, और सेल से ही डीऑक्सीजनेटेड ऊपर की ओर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लंग्स तक गया। लंग्स से बाहर नाक के माध्यम से बाहरी एटमॉस्फेयर में। इसी ट्रैक को विजुअलाइज करें। ऑक्सीजन श्वास के माध्यम से लंग्स, लंग्स से हार्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, पूरे शरीर के एक एक सेल तक आर्टरीज के थ्रू, सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू होता हुआ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स के माध्यम से नाक से बाहरी एटमॉस्फेयर। इसी प्रोसेस को विजुअलाइज करें। नाक से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्टरीज के थ्रू पूरा शरीर एक एक सेल तक, सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स ऊपर की ओर आ रहा है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स में आया और नाक के माध्यम से बाहर। नाक से श्वास लिया, लंग्स, पल्मोनरी वेन ने उसे हार्ट से कनेक्ट किया। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा, आर्टरीज के थ्रू एक एक सेल तक पहुंचा। डीऑक्सीजनेटेड capillaries, veins, vena cava, pulmonary artery के थ्रू राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी उसे लंग्स के साथ कनेक्ट कर रही है। लंग्स से नाक के माध्यम से बाहर।
लंग्स और हार्ट का कनेक्शन, हार्ट से बॉडी का कनेक्शन, पूरा ध्यान श्वास पर और श्वास के सर्कुलेशन पर। रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। श्वास की गति मंद। जब हम धीरे धीरे लेते हैं तभी पूरे का पूरा साइकिल, सर्कल विजुअलाइज कर पाते हैं। धीरे धीरे ही छोड़ें। पूरा शरीर शक्ति से, एनर्जी से भर गया है। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आएं। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। चमकता हुआ श्वेत रंग पूरे फोरहेड पर। श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे श्वास। श्वास के साथ ही अपने आप को बाहरी एटमॉस्फेयर से कनेक्ट करें। एक बार शरण सूत्र। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलपणतं धम्मं शरणं पवचामि। एक बार वंदे सत्यम, सत्य की वंदना। वंदे सत्यम। हथेलियां आंखों पर। जो भी रंग दिखाई दे उसे देखें।
कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं, धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें, नीचे देखते हुए हाथों को हटाएं। ओम अरहम। मेरे ख्याल से आज के सेशन से रिलेटेड भी अगर क्वेरीज हैं तो वो भी अभी ले सकते हैं, और अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट तो आगे बढ़ते हैं। अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन जब श्वास लेते थे जो फीलिंग हो रहा था कि जब छोटा श्वास लेते हैं तो शायद लंग्स तक ही पहुंचता है, आगे नहीं पहुंचता है। और जब अपन ने लंबा सांस, दीर्घ सांस लिया तो लंग्स से हार्ट तक भी जा रहा था, लेकिन हार्ट से लेके सेल तक पहुंचाने में लगभग श्वास अवरोध हो जाता है। तो उसके लिए एक तो क्या करने का, और दूसरा जब अपन के डिटॉक्स जब रिवर्स आते हैं तो उसके अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने श्वास के नली से निकल जाती है, लेकिन जो डिटॉक्स में दूसरा जो ब्लड का होता है तो उसका क्या प्रोसेस है? वो भी अपने आप ही लिवर की तरफ, किडनीज की तरफ चला जाता है। क्योंकि देखो, हम चाहे देखें या ना देखें, बॉडी का सिस्टम तो हमारा काम कर ही रहा है, बट उसमें भी हम जो देख पाते हैं प्रैक्टिकली, अब जैसे हुआ कि हम लंग्स तक जा रहे हैं लेकिन नीचे जाते तक श्वास हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो एक तरह से धीरे धीरे जैसे हम 10 की गिनती तक श्वास लेना शुरू करते हैं, तो आप विजुअलाइज कर भी पाएंगे कि धीरे धीरे नीचे से होता हुआ एक एक सेल पैर के अंगूठे तक पहुंचा, मस्तिष्क तक पहुंचा, उंगलियों के पोर तक पहुंचा, अपने आप पूरे शरीर में वो फैल गया। फिर रुके, चाहे 2 काउंट्स रुके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ और उसी तरह वापस आना शुरू हो गया 10 की गिनती तक आते आते। और ये भी होता है कि एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, स्टार्टिंग में विजुअलाइजेशन में टाइम लगता है, पर जैसे जैसे आपको आदत पड़ेगी आप एकदम से देखो, अब नाक से लेके लंग्स तक इंस्टेंटली हम देख पाते हैं, तो उसी तरह लंग्स से लेकर हार्ट, हार्ट से लेकर बॉडी तक भी हम इंस्टेंटली, जैसे शरीर परीक्षा के प्रयोग में ये कहा भी जाता है कि अपने चित्त में इतनी ताकत है कि वो एक ऑर्गन पे भी टिक सकते हैं और पूरे शरीर में भी एकदम से फ्लो कर पाता है। तो वही चीज है कि जैसे जैसे हम उन चीजों को, उन एरियाज को पकड़ना सीख जाएंगे, इंस्टेंटली हम पूरी बॉडी में ट्रेवल कर पाएंगे। थैंक यू। अनिल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र, जय जय। मेरा प्रश्न था कि कोलेस्ट्रॉल क्यों जमता है धमनियों में और इसके कारण क्या है? एक्चुअली में जैसे हमारा, एक तो यही कह लो कि सबसे ज्यादा तो सांस का ही है, क्योंकि सांस ही हार्ट से कनेक्ट होके पूरे शरीर में पहुंचाता है। जैसे जैसे वो हमारी कोलेस्ट्रॉल मीन्स एक लेयर वहां पे जमनी शुरू हो जाती है, तो वो लेयर हमारे खान पान की वजह से भी है, लाइफस्टाइल की वजह से भी है। सिर्फ सांस ही हर चीज में मैटर नहीं करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें एनर्जी मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वो भोजन से भी मिल रहे हैं। तो भोजन में जितने हम फैटी एलिमेंट्स ज्यादा लेते हैं, तला हुआ, तले हुए से भी ज्यादा है कि हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। वो चाहे हमने आज नहीं खाया, हम ये भी कहेंगे कि अरे पिछले इतने सालों से तो हम बहुत ढंग से खाना पीना कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक बीमारी 1 साल या 2 साल में नहीं होती है। हमें लगता है कि अरे टेस्ट कराया तो अचानक ये रोग आ गया, रोग को बनने में भी 10 साल लग जाते हैं। तो वो धीरे धीरे बना, वो लाइक हमारी जो अंदर आर्टरीज हैं या वेन्स है, उनका रास्ता, जैसे एक स्ट्रॉ ले लीजिए, स्ट्रॉ में अगर हम हवा फ्लो कर रहे हैं तो वो इजीली निकल रही है, धीरे धीरे वहां पे अगर हमने उसको पानी में छोड़ दिया, कहीं पे उसमें लाइट साइड्स में फंगस जमना शुरू हो गया और वो उसका रास्ता कम होना शुरू हो गया। तो इसी तरह हमारे भीतर वो धीरे धीरे फैट्स के पार्टिकल्स, या ये कह लो कि जो भी टॉक्सिन्स हैं वो जमा होते चले गए और वो ट्रैक छोटा होना शुरू। तो इस तरह से शरीर में, हार्ट में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो।
लेकिन आज भी अगर हम अपने खाने पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, श्वास पे ध्यान शुरू कर देते हैं, फिजिकल मूवमेंट शुरू कर देते हैं, तो वही जो जम गया है शरीर के भीतर, टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, वो धीरे धीरे खत्म भी होने शुरू हो जाते हैं। क्विज ले लेते हैं। जो हमारा क्विज है, और इनफैक्ट इस बार भी काफी लोग पार्टिसिपेट, तो सभी लोग, काफी लोग करते हैं, बट आंसर्स सुनते भी हैं और कुछ एक कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां रह जाती हैं जिससे कि आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो जो हमारे 32 नंबर क्विज है, उसके पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं। मस्तिष्क को शरीर के मुकाबले कितनी अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? इनफैक्ट बाई चांस हमारे आजकल जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो भी उन्हीं से रिलेटेड है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमें इनहेल करनी है, तो दैट इज 20%। तो और जो हमारा दूसरा प्रश्न रहा है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से सामान्य श्वास 1 मिनट में कितना हो जाता है? जैसे वहां पे मैंने ऑप्शंस दिए 10, 6, 3। तो जब हम श्वास लेते हैं तो नॉर्मल ब्रेथ रेट जैसे हम सब जानते हैं एज पर मेडिकल साइंस 14, 16, 18, इवन 20, 22 भी होता है। हालांकि मैक्सिमम इट शुड बी 18, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं 18, 20 से भी ऊपर चला जाता है। 22 1 मिनट में काउंट भी करके देखेंगे 22 तक भी मिलता है। लेकिन जब हम दीर्घ श्वास की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर देते हैं तो हमारा नॉर्मल ब्रीथ रेट 10 काउंट्स तक पहुंच जाता है। और जो हमारा तीसरा प्रश्न रहा वो है, अनुलोम विलोम से क्या लाभ होते हैं? अनुलोम विलोम में इडा पिंगला का बैलेंस, अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें, और अगर हम साइंटिफिक दृष्टि से देखते हैं तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस, यानी दोनों का ही बैलेंस होता है। तो इस तरह ये हमारे तीनों आंसर्स रहे। मतलब कि फर्स्ट की जो ऑप्शन बी है दैट इज द राइट आंसर। नहीं, 1 मिनट, इसी में कंफ्यूजन इस बार हुआ था। हाँ, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसकी ऑप्शन बी इज 20%। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसकी ऑप्शन ए इज 10 काउंट, एंड थर्ड क्वेश्चन की भी सी जो है दोनों, मींस इडा पिंगला का भी बैलेंस हुआ, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का भी बैलेंस हुआ। ये हमारी राइट ऑप्शन है। तो अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, सबसे पहले आया हेमलता जी का ओमरहम, सेकेंड नंबर पर आया चंदा जी चोपड़ा, एंड थर्ड इज राजश्री पोरवाल। और एक और भी सही आंसर है चंदू जी दुगर का। तो 4 लोगों ने सही जवाब दिए। सभी के लिए ओम अरहम, सभी के पार्टिसिपेशन के लिए भी ओम अरहम, क्योंकि सही या गलत ही क्राइटेरिया नहीं है, और गलतियां जब हम करते हैं तो हम उनसे और ज्यादा सीखते हैं, और जब हम उनका सही जवाब पाते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे लिए सेट हो जाता है कि हाँ इसी तरह से करना है, और इम्प्रूवमेंट भी अपने आप में होती चली जाती है। सभी सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ नमस्कार से हुए, संकल्प के साथ, आंखें कोमलता से बंद, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ। मैं चैतन्य में, मैं आनंद में, मैं शक्ति में हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना है मेरे जीवन का
परम लक्ष्य है। आज का दिन सबका मंगलमय हो, आनंदमय हो और शांतिमय हो। इसी भाव के साथ ओम अरहम सभी गुरु को कृतज्ञोस्मि के लिए तैयार, गुरु को कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। अशोक जी, स्लोगन के लिए सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन सविता जी, बहुत अच्छा है। इस बॉडी को समझना, हम दुनिया को समझते हैं पर अपने को पता चलता है कि अपने बॉडी के कितने पार्ट्स है, अपन एक कुछ भी नहीं जानते। ये बहुत अच्छी सिस्टम चालू हो गई, सभी इसको जाने, आगे बढ़े और अपने आप को पूरा इसमें कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं उतना कोशिश करे, सबको जोड़े और आगे बढ़े इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।